नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, कई बार बड़ी दुविधा में फंस जाता हूं कि किस विषय पे आपसे बात करूं। आज भी बहुत सारे विषय हैं। किताबों की अपनी पसंदीदा दुनिया में लौटना चाहता हूं और लौटूंगा, लेकिन जो कुछ घट रहा है अपने आसपास, जिसमें बड़े बदलावों के इशारे हैं, उनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कहने को राजनीतिक इशारे हैं, लेकिन उनका पूरा असर हमारे सामाजिक, हमारे सार्वजनिक और हमारे निजी जीवन पर भी पड़ना है। तो आज मैं जो उपचुनाव हुए, खासतौर पे बांकीपुर का उपचुनाव और दतिया को भी उसमें आप जोड़ सकते हैं, जहां बीजेपी ने दतिया वाली सीट तो पिछली बार भी वो हार गई थी, लेकिन बांकीपुर का इशारा बहुत स्पष्ट है। 1995 के बाद इस सीट पे बीजेपी हारी नहीं थी, बल्कि हर बार उसको 50% से ज्यादा वोट मिलते थे। 1995 अकेला साल रहा जब उसको कम वोट मिले। उसके बाद हर साल, और एक बार तो मैं देख रहा था कि 80% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले। अचानक वो क्यों हार गई? इस हार को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। एक बात तो ये कही जा रही है कि प्रशांत भूषण की अपील लोगों को कर गई, वो जात पात से ऊपर उठकर उन्होंने बिहार की जनता ने वोट किया। दूसरा इल्जाम आरजेडी वाले लगा रहे हैं कि ये असल में बीजेपी के ही कैंडिडेट थे और उनको जानबूझ के बीजेपी ने जिताया है, अपने ही कैंडिडेट को हराया है। इस दूसरे इल्जाम को आप छोड़ दें। ऐसी चीजें, ऐसे आरोप प्रत्यारोप खूब चलते हैं। कौन राजनीति में किसकी बी टीम है, कौन ए टीम है, ये सब बिल्कुल सतही बातें हैं। सच ये है कि मैदान में जो दिखाई पड़ता है, जो उसके नतीजे आते हैं, अंततः चीजें वहां से तय होती हैं। तो हैरानी की बात यह कि महज कुछ महीने पहले बिहार में लगभग हर सीट पर अपनी जमानत गंवा देने वाली जन सुराज पार्टी और प्रशांत किशोर ने ऐसा क्या चमत्कार किया कि वो बांकीपुर की वो सीट जीत गई, जिस पे बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का कब्जा था। और ये कब्जा उनका और उनके खानदान का। बीजेपी खानदानी राजनीति की बात बहुत करती है, लेकिन वो भूल जाती है कि उसके जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, उनके पिता भी विधायक थे और इसी सीट से थे, और उनके मृत्यु के बाद ही बेटे को यहां आने का मौका मिला था। खैर, मैं अभी उस खानदान वाली बहस में नहीं जाऊंगा, वंशवादी राजनीति की। अभी मैं बांकीपुर सीट से निकलने वाले इशारों की बात कर रहा हूं। तो ऐसा क्या किया प्रशांत किशोर ने? कुछ ही महीनों के भीतर ये चमत्कार हो गया। हो सकता है उनको इसका अंदाजा रहा हो, लेकिन सच बात यह है कि ये चुनाव ऐसे समय हुए जब बीजेपी के बड़े नेताओं से जनता का भरोसा टूट रहा है। यहां माना जा रहा है कि बीजेपी का जो पारंपरिक वोटर था, जिसके बारे में बहुत अहंकार पूर्वक कहा गया था कि वो तो बीजेपी यहां से कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा कर देगी, उसको वोट दे देगा, उसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कौन लोग हैं जो अचानक जाति पाति से ऊपर उठाए? ये असल में सीधे सीधे जंतर मंतर से चली हवा का नतीजा है। अर्थशास्त्र की दुनिया में एक कहावत चलती है कि अगर टोक्यो में कोई तितली पंख फड़फड़ाए, तो बहुत संभव है पर्यावरण की दुनिया में कि न्यूयॉर्क आते आते एक भूकंप, एक तूफान आ जाए। तो ये जंतर मंतर में जो कई तितलियां पंख फड़फड़ा रही थी, क्या ये उसका असर है कि बांकीपुर और बिहार का मन कुछ ही महीनों में बदल गया? और क्या ये इशारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और उन तमाम जो रणनीति के चाणक्य माने जाते हैं उनके लिए है? आखिर बीजेपी ने मामूली सीट नहीं खोई है, वो उसके अध्यक्ष की सीट रही है, नितिन नवीन। इस अध्यक्ष के चुनाव पे भी पहले भी संदेह हो रहे थे, वो संदेह और बड़े हो गए हैं। तो अब इन वर्षों में, इन दिनों में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी का जादू, बीजेपी की चमक, प्रधानमंत्री मोदी की चमक कम हो रही है? हर चुनाव वो अपने चेहरे पे लड़ते थे
और हर चुनाव वो इसी तरह जीतने का दावा करते थे। इस बार क्या हुआ? मेरी नजर में कम से कम 4 मुद्दे ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी के लिए हवा बिल्कुल उसके खिलाफ कर दी। पहला मुद्दा तो जंतर मंतर का आंदोलन ही है, जो सरकार का अहंकार था कि परीक्षा में पेपर लीक के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करेगी। और पेपर लीक का मामला ही नहीं है, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि भारत में परीक्षाओं का हाल, शिक्षा का हाल इतना अनिश्चित, इतना बुरा कभी नहीं रहा। जिसे आप नई शिक्षा नीति बता रहे हैं, नेप बता रहे हैं, दो नेप 2020, असल में वो इतना अस्पष्ट, इतना अपरिभाषित है कि वो छात्रों के लिए तो एक बड़ी दुविधा, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। उनको अब तक पता नहीं चल रहा है कि उस पर अमल, उसका क्रियान्वयन तो और विचित्र है। छात्रों को मालूम नहीं हो रहा है कि वो कब एमए पास करेंगे, कितने साल एमए में उनको लगेंगे, कितने साल बीए में लगेंगे, 4 साल का बीए होगा कि 3 साल का होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। उनकी परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, पेपर लीक, वो सारे मुद्दे थे। और सरकार का अहंकार का था कि हम तो सब एक बार में ठीक कर दे रहे हैं। तो ये जो जेन जी का असंतोष है, और उसके बाद जेन जी को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया देखिए। प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं, उनके नेता कुछ और कह रहे हैं, पुलिस कुछ और कर रही है, उनकी सोशल मीडिया की आर्मी कुछ और कर रही है। प्रधानमंत्री बड़ी उदारता से जेन जी को माफ कर रहे हैं, जो माफी उनको नहीं चाहिए। और सोशल मीडिया आर्मी बिल्कुल ट्रोल की तरह छोटी छोटी बच्चियों के पीछे, लड़कियों के पीछे पड़ी है। उसको अपना पसंदीदा काम मिल गया है, लड़कियों को तंग करने का। तो ये जो, और ताजा, वो तो मैं अलग उस पर वीडियो बनाऊंगा, रमेश बिधूड़ी का जो वक्तव्य है, जो जेन जी से संवाद के नाम पे दिया गया। उन्होंने कहा कि ये जो है पंचर बनाने वाले, ये जो है ताला चाबी बनाने वाले, वो सिर्फ एक पेशे को कोस नहीं रहे थे, उसके पीछे के जो सामाजिक धार्मिक पहचान बना दी जा रही है इन दिनों, उस पहचान को भी चिह्नित कर रहे थे। यानी किसी भी सूरत में बीजेपी अब भी अपना हिंदू मुसलमान का एजेंडा छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये जो मुद्दा है जिसको जेन जी ने नकार दिया है, बीजेपी अब तक उसको पकड़े हुए है। तीसरी बात, जो भ्रष्टाचार का सवाल है, अचानक कई जगहों पे शिक्षा और परीक्षा के अलावा मोहन यादव, जो प्रधानमंत्री के नियुक्त किए हुए मुख्यमंत्री हैं, उन पे जो आरोप लगे, और भी मंत्रियों पे जो आरोप लग रहे हैं, और वो सब, और खुद बीजेपी के मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों की बड़ी अभद्र भाषा, जो अचानक प्रधानमंत्री की माफी के बाद नए सिरे से सामने आ गई, इस सवाल के साथ कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के भाषणों का आप क्या करेंगे, उनके ट्वीट का आप क्या करेंगे, जो इतने भद्दे और फूहड़ हैं कि उनको दिखाना मुश्किल काम है। तो ये सारे सवाल, भ्रष्टाचार का सवाल, भद्रता का सवाल, चाल चरित्र और चेहरे का सवाल, और राष्ट्रवाद के दंभ की हवा ट्रंप ने निकाल दी। छोटी छोटी गालियों पे प्रतिक्रिया देते प्रधानमंत्री ट्रंप की किसी बात का खंडन नहीं कर पा रहे हैं, और ट्रंप क्या कुछ नहीं कह दे रहे हैं। भारत पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाने से लेके भारत को तेल खरीदने और न खरीदने का निर्देश देने तक, और इन सब पे, और खुद प्रधानमंत्री के साथ उनकी चुहल, एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं प्रधानमंत्री। इन सबके संदेश हैं जो लोगों तक जाते हैं। तो इशारा बहुत प्रत्यक्ष है। बांकीपुर ने बता दिया है कि हवा अब पलट रही है, और इस बदलती हुई हवा को बीजेपी को श्रेय जाता है कि वो समय के साथ बदलती है, लेकिन इसको पहचानना होगा। ये कुछ वैसा ही माहौल है जो 2010 के आसपास कांग्रेस की सरकार के समय था, जिसको लगता था कि अब तो वो अजेय हो चुकी है। तब कहा जाता था कि अब कई राज्यों में गैर बीजेपी विकल्प हैं जो टकरा रहे हैं। उसके उदाहरण थे, बिहार में उन दिनों जेडीयू और आरजेडी आमने सामने थे, बीजेपी नहीं थी। बंगाल में लेफ्ट और ममता आमने सामने थी। ऐसे कई राज्य थे, जहां यूपी में
सपा और बसपा आमने सामने थी। तो जहां गैर बीजेपी विकल्प अचानक खड़े हो गए थे, एक से ज्यादा, और लगता था कि अब आने वाले दिनों की राजनीति बीजेपी के बगैर होगी, लेकिन कांग्रेस को ये नासमझी ले डूबी। बीजेपी अचानक उभरी, और वो इस तरह उभरी कि अब वो अजेय अपराजेय नजर आती है। लेकिन हर किला टूटता है, हर अभेद्य दुर्ग अपने अहंकार की चोट से खुद टूटता है, ये दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री के चुने हुए लोग नाकाम हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की चुनी हुई रणनीति नाकाम हो रही है, प्रधानमंत्री की चुनी हुई चुप्पियों से सवाल हैं, और प्रधानमंत्री के बोलने से सवाल हैं। इन सवालों के जवाब लोगों को चाहिए। अभी जिनको लग रहा है कि 2029 बहुत दूर है, वो उनको अंदाजा नहीं कि समय कितनी तेजी से पार होता है। 2027 अभी एक मोर्चा बाकी है, और इन सब के बीच इतनी तरह की विसंगतियां, इतनी तरह के अन्याय, इतनी तरह की नाइंसाफियां सब एक साथ इकट्ठा हो गई हैं। एक पहाड़ है जिससे इस सरकार को लड़ना है। देखें ये लड़ाई वो कैसे लड़ती है। फिलहाल मुझे लगता है कि अपनी बात मैं यहीं समाप्त करता हूं। शुक्रिया।